प्यारे बच्चों, गाउस की पर में आज का हमारा टॉपिक है। एनसीईआरटी की बुक में यह जो टॉपिक दिया है आपका गाउस की पर में, यह विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र वाला जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसी के साथ दिया है, जबकि अन्य बुक्स में गाउस की पर में एक अलग चैप्टर टाइप का बनाकर चैप्टर नंबर 2 के नाम से बताया गया है। जबकि हम एनसीईआरटी के बुक का अनुसरण कर रहे हैं तो अभी हमारा चैप्टर नंबर 1 ही रनिंग में है और उसी चैप्टर नंबर 1 में गाउस की प्रमेय का हम अध्ययन करते हैं। तो गाउस की प्रमेय पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट, जो कि गाउस की प्रमेय का कॉन्सेप्ट है, क्षेत्रफल वेक्टर, उसके बारे में अध्ययन करना होगा। क्षेत्रफल वेक्टर, एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपको पता है, वेक्टर मतलब सदिश होता है और जो सदिश राशि होती है वो दिशा प्लस परिमाण दोनों को रखती है। परिमाण के साथ साथ उसकी कुछ ना कुछ दिशा आवश्यक होती है। अगर परिमाण के साथ दिशा है तो उसको सदिश राशि बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्षेत्रफल के साथ में हमने वेक्टर जोड़ा है। इसका मतलब क्षेत्रफल है, ये भी एक प्रकार की आपकी सदिश राशि है। समझ गए होंगे। अभी तक आप क्षेत्रफल बहुत निकाले होंगे। जैसे कि आपको कोई वर्ग दिया होगा, कोई आपको आयत दिया होगा, कोई आपको वृत्त दिया होगा। इन प्रत्येक आकृति का आपने क्षेत्रफल निकाला होगा। जैसे कि वर्ग का क्षेत्रफल a², आयत का क्षेत्रफल l/b, और यदि इसकी वृत्त की रेडियस r है, त्रिज्या r है, तो इसका क्षेत्रफल πr² होता है। ये आप बहुत पहले से जानते हैं। ये सभी प्रकार की जो आकृतियाँ होती हैं ये 2D आकृति होती हैं और इन 2D आकृतियों के क्षेत्रफल जैसे कि आपको दिए a², lb, πr², ये सब आपको पता है। ये एक्चुअल में क्या हैं? ये इन क्षेत्रफल के परिमाण हैं। जबकि आज आप इसमें नया जो सीखने को मिलेगा आपको, वो मिलेगा दिशा, कि क्षेत्रफल की कुछ ना कुछ दिशा भी अवश्य होती है। ये ध्यान रखना है। तो पहले हम इन 2D आकृति मतलब जो 2 डायमेंशन आकृतियाँ हैं इनकी दिशाएं आपको बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी 2D आकृतियाँ हैं इनके क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो इनके पृष्ठ के अभिलंबवत या तो बाहर की ओर या अंदर की ओर होती है। दो चीज़ बोला, पृष्ठ के अभिलंबवत, पृष्ठ के अभिलंबवत। अभिलंबवत का मतलब आप समझते होंगे, नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब जो कि पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बनाए। तो पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की ओर इनकी दिशा होती है। जैसे कि ये देखिए, ये आपको एक वर्ग दिख रहा है। इस वर्ग की अगर दिशा की बात करें तो दिशा इसकी अभिलंबवत इस प्रकार से बाहर की ओर होगी। यदि आपको ये दिख रहा होगा, देखिए इसकी दिशा भी आपको दिख रही है, किस प्रकार से मैंने इस तीर के द्वारा इसकी दिशा प्रदर्शित करी है। और ये वर्ग है और इस वर्ग की दिशा इस प्रकार अभिलंबवत बाहर या क्या होगी, अंदर की ओर। मतलब इस प्रकार हम इसको पीछे की तरह डायरेक्शन में भी इसकी दिशा हो सकती है। ये देखिए, या तो अभिलंबवत बाहर मतलब अंदर की ओर, या अभिलंबवत इस प्रकार बाहर की ओर। इस वर्ग की 2 प्रकार की दिशाएं होंगी। सेम ऐसी आयत की भी या तो अभिलंबवत बाहर की ओर इस प्रकार से, या अभिलंबवत अंदर की ओर मतलब कागज के तल के अंदर इस प्रकार से हो सकती है। सेम इसी प्रकार
वर्ग की भी हमारी दिशा होती हैं, या तो अभिलंबवत बाहर की ओर या अभिलंबवत अंदर की ओर। ध्यान रखना 2D प्रकार की वस्तुओं की दिशा हमेशा या तो बाहर या अंदर की ओर होती हैं, मतलब इनके क्षेत्रफल की दिशा। जबकि यदि हम 3 डायमेंशन वस्तुओं की बात करें तो 3 डायमेंशन वस्तुएं आपने बहुत सारी देखी हैं और उनसे आप भली भांति परिचित भी हैं, जैसे घन है, घनाभ है, आपका बेलन है, आपका गोला है, ये सब आपकी 3 डायमेंशन वस्तुएं होती हैं। तो यदि हम प्यारे बच्चों एक घनाभ की बात करें, अभी आपको मैं एक घनाभ दिखाता हूँ। ये घनाभ आपके सामने है, देखिए। और आपको पता है घनाभ की कितनी पृष्ठ होती हैं? 6 पृष्ठ होती हैं। एक पृष्ठ ये, दूसरी ये, तीसरी ये साइड वाली पृष्ठ हो गई, चौथी ये साइड वाली इसकी पृष्ठ हो गई, पांचवी ये पीछे बैक साइड इधर, और उल्टी साइड वाली ये छठी पृष्ठ इसकी हो गई। तो घनाभ की इस प्रकार से आपने देखी 6 पृष्ठ होती हैं। और प्रत्येक पृष्ठ का अगर हम क्षेत्रफल निकालें और फिर उन पृष्ठ के क्षेत्रफल को आपस में जोड़ दें तो पूरे के पूरे इस घनाभ की का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जबकि यदि हम इस घनाभ के दिशा की बात करें, क्षेत्रफल की दिशा की बात करें, तो ध्यान रखना कि 3D प्रकार की जो भी वस्तुएं होती हैं इनमें क्षेत्रफल की जो दिशा होती है पृष्ठ के अभिलंबवत केवल और केवल बाहर की ओर होती है, अंदर की ओर नहीं होती हैं। जबकि 2D में अंदर बाहर दोनों तरफ दिशा थी। जबकि 3D प्रकार की जो ये वस्तुएं होती हैं, इन 3D प्रकार की वस्तुओं में जितने भी हमारे पृष्ठ हैं, जैसे एक पृष्ठ ये दिखा था, दूसरा ये इधर दिखा था, तीसरा पृष्ठ ये था, चौथा ये था, और पांचवा हमने ये लिया था इधर, ये पांचवा पृष्ठ था, और छठा पृष्ठ ये था। तो हमें 6 पृष्ठ इसमें दिखे थे। तो 6 के 6 पृष्ठों के अभिलंबवत बाहर की ओर इस घनाभ के क्षेत्रफल की दिशा होगी। जैसे पहले पृष्ठ के अभिलंबवत ये, मतलब ये ऊपर की ओर दिशा हो गई। दूसरा पृष्ठ हमारा ये था तो इसके अभिलंबवत बाहर की ओर ये दिशा हो गई। तीसरा पृष्ठ इधर था तो इसे ऐसे अभिलंबवत बाहर की ओर ये दिशा हो गई। चौथा ये था तो इसे अभिलंबवत बाहर की ओर हो गई। पांचवा पृष्ठ इधर ये वाला पोर्शन था तो ऐसे अभिलंबवत ऐसे इसके बाहर की ओर को दिशा हो जाएगी। जबकि जो छठा पृष्ठ है वह नीचे की साइड है तो इस मेज के अभिलंबवत अंदर की ओर उसकी दिशा होगी, मतलब छठे पृष्ठ से बाहर की ओर उसकी दिशा होगी। इस प्रकार 3D प्रकार की जो भी वस्तुएं होती हैं उन 3D प्रकार की वस्तुएं, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको ये बेलन का देता हूँ। ये बेलन आपको दिख रहा है, इसमें भी 3 पृष्ठ होते हैं। एक इसका ऊपर वाला पृष्ठ ये, एक इसका नीचे वाला पृष्ठ, और एक इसका ये पूरा का पूरा जो ये वक्र पृष्ठ है। इस प्रकार बेलन के 3 पृष्ठ हैं। तीनों पृष्ठों की भी दिशाएं अलग अलग होंगी। जैसे कि ऊपर वाला पृष्ठ है, इसकी दिशा इसके अभिलंबवत ऐसे बाहर की ओर, ऐसे नीचे वाले पृष्ठ की दिशा भी इस प्रकार इससे बाहर की ओर होगी। जबकि जो वक्र पृष्ठ होगा उसकी दिशा ऐसे अभिलंबवत इससे बाहर की ओर होगी। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आपने 3D प्रकार की वस्तुओं के क्षेत्रफल की दिशा निकालना भी या दिशा को ज्ञात करना भी समझ गए होंगे। तो हमने आपको 3D प्रकार के 2 उदाहरण दिए थे। एक उदाहरण घनाभ का दिया जिसमें 6 के 6 पृष्ठों के अभिलंबवत बाहर की ओर इसकी दिशा होती है इसके क्षेत्रफल की। जबकि ऐसे बेलन का उदाहरण दिया था तो बेलन के जितने भी पृष्ठ होंगे, 3 पृष्ठ बेलन के बताए थे, उन पृष्ठ के अभिलंबवत केवल बाहर की ओर 3D प्रकार की वस्तुओं में या शेप में दिशा होती हैं। जबकि 2D में अंदर बाहर दोनों प्रकार से क्षेत्रफल की दिशा होती है। तो इस प्रकार आप क्षेत्रफल सदिश के बारे में समझ गए होंगे। क्षेत्रफल सदिश को DS या S से या कहीं कहीं A वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है। DS का मतलब क्षेत्रफल S का छोटा भाग। तो अधिकतर DS ही हमें देखने को इन डेरिवेशंस में या इन टॉपिक्स में मिलता है।
वैसे एस वेक्टर को भी क्षेत्रफल बोल सकते हैं या ए वेक्टर को भी क्षेत्रफल बोलते हैं। और आप कक्षा 11 में पढ़े हैं, यदि हमें क्षेत्रफल या किसी वेक्टर के अनुदिश एकांक वेक्टर एन कैप दिया हो तो एकांक वेक्टर के रूप में हम क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि डी एस वेक्टर है तो डी एस वेक्टर को डी एस इंटू एन कैप के रूप में लिख सकते हैं। एस वेक्टर दिया है तो इसे एस इंटू एन कैप के रूप में लिख सकते हैं। ए वेक्टर दिया है तो ए इंटू एन कैप के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार ये क्षेत्रफल सदिश के कुछ फॉर्मूले भी हैं। कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूले वही हैं जो कि आप कक्षा 11 में पढ़ा हुआ है। एकांक वेक्टर का फॉर्मूला, एकांक वेक्टर जैसे हमने ए कैप पढ़ा था, ए कैप इजिकल टू वेक्टर ए अपॉन ए का मॉड या वेक्टर ए का परिमाण, तो उससे हमने यही क्षेत्रफल वेक्टर का भी एक फॉर्मूला डी एस वेक्टर इजिकल टू डी एस इंटू एन कैप से निकाल लिया। तो ये क्षेत्रफल वेक्टर आपने पढ़ लिया। इसी से जुड़ा हुआ जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका घन कोण। प्यारे बच्चों कृपया इसे भी समझिए, ये कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है घन कोण। आपने सॉलिड एंगल, आप समतलीय कोण आपने पढ़ लिया है और ये घन कोण आप पढ़ेंगे। देखिए घन कोण में यदि आपको एक सपोज ये मैंने बनाया एक गोला है, इस गोले का कोई पृष्ठ दिया है, इस प्रकार से मान लिया ये गोले का एक पृष्ठ दिया हुआ है, ये पूरा गोला है और इस गोले का जो क्षेत्रफल है वो मान लिया एस है, जबकि इसमें मैंने एक छोटा पृष्ठ लिया है, इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो डी एस मैंने मान लिया। अब ये गोले का जो पृष्ठ है, यह पृष्ठ गोले के केंद्र पर जितना कोण अंतरित कर रहा है, यह पृष्ठ इस गोले के केंद्र पर जितना कोण अंतरित कर रहा है, ये कोण, यही कोण हमारा घन कोण ओमेगा कहलाता है। डी जब छोटा भाग है क्षेत्रफल का डी एस है तो ये कोण डी ओमेगा बनाएगा, यदि बड़ा भाग एस पूरा का पूरा अंतरित करेगा तो वो कोण ओमेगा कहलाएगा। इसे डी ओमेगा से रिप्रेजेंट करा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मतलब ये जिस बिंदु पे ये कोण अंतरित कर रहा है, मान लो पी बिंदु है और पी बिंदु से डी एस के बीच की दूरी यदि आर है तो डी ओमेगा इजिकल टू डी एस अपॉन आर स्क्वायर, ये घन कोण का फॉर्मूला होता है। डी ओमेगा इजिकल टू डी एस अपॉन आर स्क्वायर। अब यदि हम देखें, जैसे कि हमने इसे पहले टॉपिक सदिश क्षेत्रफल में आपको बताया कि ये जो क्षेत्रफल होता है इसका जो दिशा होती है हमेशा अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। तो अगर मैं इसकी दिशा अभिलंबवत इस प्रकार बाहर की ओर लूँ और ये जो आर इन दोनों को मिलाने वाली ये जो रेखा है, ये आर की दिशा इस प्रकार से है और इनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो इस डी एस का जो घटक इस आर के संलग्न होगा, इस आर की दिशा में होगा, वही घटक हमें इस डी ओमेगा के साथ भी लेंगे। तो अगर ये डी एस है और इसका ये एंगल थीटा है तो ये वाला घटक डी एस कॉस थीटा कहलाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला डी ओमेगा इजिकल टू डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर भी हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आज हमने सदिश क्षेत्रफल और घन कोण इन दोनों के बारे में अध्ययन किया। कल हम विद्युत फ्लक्स का अध्ययन करेंगे और विद्युत फ्लक्स के बाद हम गाउस की प्रमेय का अध्ययन कर पाएंगे। देखिए घन कोण एक बार आप दोबारा समझ लीजिए। घन कोण क्या है कि जो ये एक गोला है, इस गोले में हमने एक गोलीय पृष्ठ ले लिया, गोले का क्षेत्रफल एस है तो उसमें एक छोटा पृष्ठ लिया तो उसका क्षेत्रफल डी एस हो गया। यह डी एस भाग गोले के केंद्र पर जितना कोण अंतरित कर रहा है ये डी ओमेगा, यही घन कोण कहलाता है। ठीक है, ये घन कोण हमने देख लिया। अब इस घन कोण डी ओमेगा को हमने फॉर्मूले के अनुसार डी एस अपॉन आर स्क्वायर लिखा। यदि
ये जो P बिंदु और ये क्षेत्रफल है, इनको मिलाने वाली रेखा R और DS के बीच में थीटा कोण बनता है। तो हमको ये फॉर्मूला डी ओमेगा इक्वल टू DS cos थीटा अपॉन R स्क्वायर का यूज करना होता है। ये है कॉन्सेप्ट इसका। तो प्यारे बच्चों, इन्हें पढ़िए और अपनी नोटबुक में नोट भी करते रहिए। नोट्स मैं भेज रहा हूँ, उन नोट्स को आप लिखते रहिए। आपकी कॉपी भी अब हम कुछ दिनों पश्चात इसमें ऑनलाइन देखेंगे। धन्यवाद।